तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 12 है। इसमें हमने देखना है जो विलियम जेम्स को हम पढ़ रहे थे बेसिकली, जिसको क्रेडिट दिया जाता है इसका फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, उसको पढ़ रहे थे। उसकी कुछ चीजें हैं जो उसने, या उसकी आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है, प्रैग्मेटिज्म है, थ्योरी ऑफ इमोशंस है, इसके साथ साथ 3 पार्ट सेल्फ है। सेल्फ जो थ्योरी ऑफ सेल्फ भी कहते हैं इसको, 3 पार्ट सेल्फ भी कहते हैं। जहां पर जिस तरह से पूछा जाए वैसे आप आंसर कर देना। उसके बाद हैबिट के बारे में भी इसने कुछ बोला था, उसके बाद फ्री विल के बारे में भी कुछ कहा था इसने। तो ये सारी चीजें देखेंगे, कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट कर दें। मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ूंगा, तो आप लोगों ने साथ रहना है। अगर कोई इशू हो तो आपने पूछ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो उसकी बुक थी, उसके हवाले से बेसिकली जो उसने चीजें उसमें लिखी थी, या वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उस हवाले से बात होगी इस पैराग्राफ के अंदर। Why is James considered by so many scholars to be the greatest American psychologist? को सबसे ग्रेट क्यों बोला गया, यानी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट क्यों बोला गया? 3 reasons have been suggested for his overwhelming stature and influence। 3 reasons इसकी बयान की जाती हैं। पहली रीजन क्या है? इसकी 3 रीजन बयान की जाती हैं कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती थी। जो हम उस दिन बात भी कर रहे थे कि इसको क्यों दिया जाता है क्रेडिट फंक्शनलिज्म का। आपको शायद आज उसका बेहतर आंसर मिल जाए। जेम्स रोट विद द क्लैरिटी दैट इज रेयर इन साइंस। इसने बहुत क्लियरली चीजों को लिखा या काम किया जो कि साइंस के अंदर, यानी कि साइंस के अंदर साइकोलॉजी को एज अ साइंस बना के उसने बयान किया। पहले ऐसा नहीं था, ऐसे बयान नहीं किया था किसी ने। हिज राइटिंग स्टाइल हैज मैग्नेटिज्म, स्पॉन्टेनिटी एंड चार्म। उसकी राइटिंग जो बयान करने का, समझाने का या डिस्क्राइब करने का जो अंदाज था, बहुत अच्छा था। सेकंड, ही अपोज्ड वुंड्स गोल फॉर साइकोलॉजी। उसने वुंड्स को अपोज किया, ठीक है, उसके अगेंस्ट किया। नेमली द एनालिसिस ऑफ कॉन्शियस इनटू एलिमेंट्स, यानी कि उसने एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट उसने कहा ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक तो ये था। तीसरी चीज क्या थी? जेम्स ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट द माइंड। ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने इसको अकॉर्डिंग टू मी, कि जिसने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी, कि उसने एक अल्टरनेटिव वे दे दिया कि आप किस तरह माइंड को देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म वाले तो कहते थे आप स्ट्रक्चर में देखो, लेकिन इसने एक अल्टरनेटिव दे दिया, अ व्यू कॉन्ग्रुएंट विद द फंक्शनलिज्म अप्रोच टू साइकोलॉजी, जो इसके साथ मिलता था फंक्शनल साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, जो फंक्शनल अप्रोच थी ना, उसी से मिलता जुलता था, बिल्कुल वही था। ये वाली अप्रोच इसने ऑल्टरनेटिव दे दी थी उसको स्टडी करने को, माइंड को। ये इसकी 3 रीजन थी जिसकी वजह से इसको बहुत फेमस या इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जेम्स प्रेजेंट्स what eventually became the central tenets of the American functionalism। उसने मतलब अपनी बुक के अंदर ये बताया, जो कि बेसिकली मेन कैरेक्टरिस्टिक बन गई, मेन फैक्टर बन गया फंक्शनलिज्म का। ठीक है, that the goal of psychology is not discovery of elements of experience but rather the study of living people as they adapt to environments। ये वाली चीज थी उसकी जो उसने बयान की थी, कि आप कहता है कि आप एलिमेंट्स ना देखो एक्सपीरियंस के, किसी भी एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को ना देखो, आप देखो कि वो अडेप्ट कैसे कर रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, अडेप्ट कैसे कर रहा है। अडेप्टेशन की बात हमने पहले भी कई दफा कर ली है। ठीक है, इसने अडेप्टेशन की बात की थी। द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू गाइड अस टू दोज एंड्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। वो कहता है जो कॉन्शियसनेस का पर्पस होता है ना, या फंक्शन होता है इसका कॉन्शियसनेस का, वो ये होता है कि वो हमें गाइड करे कि हमने कैसे सर्वाइव करना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज वाइटल टू द नीड। अब ये देखो, यहां पर अब आपको वो डार्विनिज्म का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की आपको कनेक्शन मिल रहा होगा। इसका कहना था कि कॉन्शियसनेस का जो फंक्शन होता है ना, इज टू गाइड अस टू दोज एंड्स रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ये हमें उस तरफ गाइड करता है जो हमारी चीज, जो चीजें या जो मेथड्स हमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी हैं, उनकी तरफ गाइड करता है कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन मिल रहा होगा सर्वाइवल का और कॉन्शियसनेस का, चूंकि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर भी कॉन्शियसनेस की बात की गई, फंक्शनलिज्म के अंदर भी। तो अब ये सर्वाइवल की बात यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपस में कनेक्शन आपको बनता नजर आएगा। ठीक है, consciousness is vital to the needs of a complex beings in a complex environment, without it human evolution could not have occurred। वो कहता है कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है ना ह्यूमन की एवोल्यूशन नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
वो नहीं होती अगर कॉन्शियसनेस ना हो। इसने बोला कि इतना जरूरी है ये, ठीक है। ये वाली चीज आगे थोड़ी थोड़ी आपको शायद अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बने, आगे जाके क्लियर होती चली जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी। सब्जेक्ट मैटर का मैंने पहले भी आपको कंसेप्ट दिया था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। बेसिकली जो मेन फोकस या मेन पॉइंट हो, जिस पर आपने फोकस करना हो, ठीक है, या जिसको मरकज बनाना हो, या जिसको आपने स्टडी करना हो, उसको सब्जेक्ट मैटर बोल देते हैं। जेम्स स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंसिपल दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। इसने बोला कि जो साइकोलॉजी है ना, ये मेंटल लाइफ की साइंस है, सिंपल इसने बोल दिया। और वो क्या होता है? बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। उसका फिनोमेना और कंडीशंस की बात करता है। मेंटल लाइफ की साइंस तो बोला है, लेकिन उसके अंदर वो कहता है फिनोमेना होता है, कंडीशंस होती है। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इसको भी देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर द की वर्ड्स आर फिनोमेना एंड कंडीशंस। अगर वो कहता है फोकस की बात करें तो ये दो चीजें हैं, इसका फोकस है सब्जेक्ट मैटर, एक फिनोमेना और दूसरा कंडीशंस। फिनोमेना क्या होता है? The term phenomena is used to indicate that the subject matter of psychology is to be found in immediate experience. Phenomena उसने बोल दिया है, phenomena क्या है? Basically immediate experience है आपका, ठीक है। इसने बोला the term conditions refer to the importance of body. जो conditions है उसने बोल दिया importance of body, particularly the brain in mental life. यहां पर समझना इस बात को, सब्जेक्ट मैटर उसने दो चीजों को बोला था, फिनोमिना एंड कंडीशन। फिनोमिना क्या होता है? वो कहता है हम जो इमीडिएट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो होता है। जो कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस बेसिकली वो फिजिकल बॉडी उसकी होती है, जो एग्जिस्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर वो बता रहा है आपको, खास तौर पर वो कहता है ब्रेन इन द मेंटल लाइफ। ब्रेन के अलावा मेंटल लाइफ आप कभी भी एग्जिस्ट नहीं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक उस तरह की बात ये कर रहा है कि ब्रेन के बगैर मेंटल लाइफ को अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, समझना है या कुछ भी करना है, तो ब्रेन के बगैर नहीं हो सकता। ब्रेन के बगैर आप मेंटल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाली बात इसने की है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जेम्स द फिजिकल सब स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस फॉर्म अ बेसिक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। कहता है जो कॉन्शियस की स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? बेसिक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी बनाती है। कॉन्शियसनेस मस्ट बी कंसीडर्ड इन इट्स नेचुरल सेटिंग। ये वाली चीज फिर वो बात कर रहा है कि उसके जो एलिमेंट्स की बात की थी ना उन्होंने, उसके उलट जा रहा है। वो कहता है कॉन्शियसनेस को कंसीडर करो उसकी नेचुरल सेटिंग के अंदर, विच इज द फिजिकल ह्यूमन बीइंग, जो कि एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग है। यानी कि फिजिकलिटी की बात करता है। वो वाला जो आपने क्वेश्चन किया था कि फिजिकल वाला और मेंटलिस्टिक वाली हमने बात की थी ना, तो यहां से आपको वो बात समझ आनी चाहिए थी। पता नहीं किसने बोला था, वो सदफ ने या आई थिंक पता नहीं किसने पूछा था, हफ्सा ने शायद। तो ये वो कहता है कि जिस तरह से वो एग्जिस्ट कर रहा है उसी तरह से उसको देखो। दिस अवेयरनेस ऑफ बायोलॉजी, यहां पर बायोलॉजी यानी कि फिजिकल की बात आ गई, ऑफ द एक्शन ऑफ द ब्रेन ऑन कॉन्शियसनेस, कि ब्रेन किस तरह से एक्ट कर रहा होता है कॉन्शियसनेस को लेके, ठीक है। कॉन्शियसनेस को लेके ब्रेन किस तरह से एक्ट कर रहा होता है, यहां पर वो इस तरह से आप शायद आप समझ लें, इस बात को पिक कर लें। इज द यूनिक फीचर ऑफ जेम्स अप्रोच टू साइकोलॉजी, और यही उसका यूनिक फीचर था, उसकी अप्रोच का, जो उसकी अप्रोच थी ना, यही उसका फीचर था कि ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है हमारे कॉन्शियसनेस के साथ, और कैसे कॉन्शियसनेस और ब्रेन मिलके किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस या रोल प्ले कर रहे होते हैं। जेम्स रिबेल्ड अगेंस्ट द आर्टिफिशियलिटी एंड नैरोनेस, वो वुंड के खिलाफ गया था, ठीक है। वो नहीं मानता था, ही बिलीव दैट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर सिंपली वट दे आर एंड दे आर नॉट ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वो कहता है कि उसको उसी तरह देखो जिस तरह वो है, आप उसको ग्रुप्स में या एलिमेंट्स में ना डिवाइड करो। द डिस्कवरी ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू इंट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस डज नॉट शो दैट दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि आप अगर उसको इंट्रोस्पेक्ट करवा रहे हो ना कॉन्शियसनेस को, आप कुछ एलिमेंट्स निकाल के ला रहे हो, या आपको बताता है, कोई बता रहा है, आपका ट्रेंड बंदा या वो स्टूडेंट जिसको आपने ट्रेन किया वो आपको एलिमेंट्स निकाल के दे रहा है, तो कहता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं जो उसने आपको बताया है। इस बात को समझिएगा। कहता है इसकी क्या गारंटी है कि वो इंडिपेंडेंटली वो पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो आपको मालूम हो रहे हैं या आपको मालूम करके दे रहा है वो बंदा, ठीक है। तो वो इसलिए भी इसकी थोड़ी सी करता था मुखालफत। अ ट्रेंड फूड टेस्टर लर्न्स टू डिस्क्रिमिनेट। अब ये यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर आप किसी से फूड टेस्ट करने की बात करें और उस बंदे को वो दें जिसको आपने ट्रेन किया है, तो वो तो आपको उसको चीजें शायद डिफरेंट बता दे, लेकिन कहता है अगर हम एक आम बंदे के पास लेके जाए कि यार ये खाना टेस्ट करो, तो वो तो आपको खाने के टेस्ट का एक आउटकम बता रहा होता है ना, वो ये तो नहीं बता रहा होता उसके अंदर ये मसाला है, उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है,
ये यहाँ की चीज, ये चीज है, ये नमक है, ये मिर्च है, ये मसाला है। वो कहता है आम बंदा तो नहीं बता पाएगा, वो तो आपको ये बताएगा कि उसने फील क्या किया है, यानी कि आउटकम। टेस्ट एक आउटकम ही होता है ना, डिफरेंट चीजों का मिलके मिक्सचर का आउटकम एक टेस्ट होता है। तो वो कहता है यहाँ पर इंडिपेंडेंटली वाली बात, कहता कि अगर आप एक जिसको आपने ट्रेन किया है, मिसाल के तौर पर कोई शेफ है, शेफ को आप खाना देंगे, वो तो 1 मिनट में बता देगा इसमें कौन कौन सी चीजें डली हुई हैं। लेकिन अगर कहता है आप राह चलते हो किसी बंदे को पकड़े, उसको दें कि ये खाना टेस्ट करो, मुझे बताओ इसके एलिमेंट्स, वो नहीं बता पाएगा, वो तो आपको ये बताएगा टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि आप उसी तरह से कॉन्शियसनेस को देखो जिस तरह वो एग्जिस्ट कर रहा है। आप जो पार्ट्स निकाल रहे हो, एलिमेंट्स निकाल रहे हो, ये चीज ना देखो, क्योंकि ये हो सकता है इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट ही ना करते हो। ठीक है, खाने वाली एग्जांपल से समझ आ गई होगी आपको। यहां तक कोई क्वेश्चन? सर तो इसका मतलब है कि जो फंक्शनलिस्ट थे वो ऐसा होल देखते थे बजाय इसके कि पार्ट्स में देखें। जी जी बिल्कुल, वो एज अ होल देखते थे, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते थे, और एज अ होल भी वो देख रहे थे कैसे फंक्शन हो रहा है, क्या बिहेवियर शो हो रहा है, एज अ होल कह सकते हैं आप। तो सर इन्होंने जो वो एलिमेंट डिस्कवर किए थे स्ट्रक्चरलिस्ट वालों ने, इन्होंने उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया था। किन्होंने? इन्होंने, फंक्शनलिज्म वालों ने? जी जी। हाँ जी, ये इन्होंने डिनाई ही किया था उनको, लेकिन ये नहीं बोला था कि वो किसी काम के नहीं है या वो उनकी कोई अहमियत ही नहीं है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने बोला था कि आप जिस तरह से कह रहे हैं ना, इस तरह से ये बहुत कोई अच्छा वे नहीं होगा, आप इस तरह से बहुत अच्छी स्टडीज नहीं कर सकते। अब ये वाली जो मैंने इंडिपेंडेंट वाली बात बोली है कि आप एक ट्रेंड बंदे से ही चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको जनरलाइज तो नहीं ना कर सकेंगे। आप बताओ, आप जनरलाइज कर सकते हो? जैसे वो अगर शेफ आपको बता रहा है कि यार इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, उसको आप जनरलाइज कैसे कर दोगे? आप सारी आवाम से तो नहीं ना इस तरह से पूछ सकते, क्योंकि हर बंदा वो एक्सपर्ट ही नहीं है उसमें, तो वो कैसे आपको वो वाला रिजल्ट देगा। तो इसका ये मतलब था मुखालफत करने का, कि मतलब कि ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये मतलब था उसका। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद इन प्लेस ऑफ आर्टिफिशियल एनालिसिस एंड रिडक्शन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस टू इट्स alleged elements, James called for a new program for psychology, इसने प्रोग्राम दिया। ठीक है, उसके लिए मेंटल लाइफ इज अ यूनिटी, इसने फिर यहाँ पर ये बोला, यहाँ से बात समझनी आपने, इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटल लाइफ इज अ यूनिटी, ये वाली बात किसने बोली थी? जेम्स ने बोली थी। इसको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है पेपर के अंदर या इंटरव्यू के अंदर। अ टोटल एक्सपीरियंस दैट चेंजेस कॉन्शियस। अच्छा, उसने यहाँ पर मेंटल लाइफ इज अ यूनिटी, उसने बोला कि टोटल लाइफ एक्सपीरियंस होता है या टोटल एक्सपीरियंस होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, conscious is a continuous flow, consciousness is a continuous flow, and any attempt to divide it into temporarily distinct phases can only distort it। वो कहता है कि जो continuous है ना, ये सॉरी consciousness है, ये एक continuous process है। इसको कॉन्टिन्यूम भी बोला गया, एक फ्लो भी बोला गया है, एक स्ट्रीम भी बोला गया है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसको, हाँ ये वाली टर्म इसने दी थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसने बोला था कि ये एक फ्लो है, ये फ्लो कैसे है ये आपको आगे समझ आएगा। अच्छा, विलियम जेम्स, ये उसकी डेफिनेशन मैंने अलग से भी दे दी है। आइडिया दैट कॉन्शियस इज अ कंटीन्यूअस फ्लोइंग प्रोसेस एंड दैट एनी अटेम्प्ट टू रिड्यूस इट टू एलिमेंट्स विल डिस्टॉर्ट इट। वो कहता है ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, ये एक फ्लो होता है, अगर आप इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, आप इसको डिस्टॉर्ट कर दोगे, तबाह कर दोगे। ठीक है, एक फ्लो जो उसका चल रहा है या एक तरीका जो उसका नेचुरल वे में है वो आगे जा बढ़ रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करते हो तो आप उसमें वो कहते हैं रखना डाल देते हो, उसको डिस्टर्ब कर देते हो। और किसी चीज को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज कॉन्शियस इज ऑलवेज चेंजिंग। अब फ्लो को समझिएगा क्या मतलब है। वो कहता है बिकॉज कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज चेंजिंग वी कैन नेवर एक्सपीरियंस द सेम थॉट और सेंसेशन मोर देन वंस। ये वाली चीज, इस बात को समझिएगा। वो कहता है हम कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो हम एक ही दफा करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते। कोई भी एक्सपीरियंस हम एक या सेंस या थॉट एक से ज्यादा दफा नहीं करते, एक दफा हमने कर लिया सो कर लिया। ठीक है, इस बात का मतलब समझ आया आप लोगों को? आ गया होगा। ठीक है, वी मे थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस ऑन मोर देन वन ओकेजन बट आवर थॉट्स ईच टाइम विल नॉट बी आइडेंटिकल, दे विल डिफर बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग एक्सपीरियंसेस। वो कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स पर देखते हैं, तो हमारी थॉट्स डिफर कर रही होती हैं। ठीक है, हम डिफरेंट वे में सोच रहे होते हैं।
thus our consciousness can be described as cumulative and not recurrent। वो कहते हैं कि हम इसको मजमूई तौर पर तो कह सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप बोले कि पार्ट्स में, तो उस तरह हम नहीं बयान कर सकते इसको, वो एक अच्छा वे भी नहीं है। द माइंड इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ माइंड की बात होगी कि माइंड भी एक कॉन्टिन्यूस है। देयर आर नो शार्प डिस्ट्रप्शंस इन द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कोई डिस्ट्रप्शंस नहीं होती कॉन्शियसनेस में। वी मे नोटिस गैप्स इन टाइम सच एज व्हेन वी आर asleep, बट ऑन आवर अवेकनिंग वी हैव नो डिफिकल्टी मेकिंग। अब इस बात को समझिएगा, इंटरेस्टिंग बात भी है और समझने वाली भी है, थोड़ी सी डीप है। वो कहता है कि हमारा जो माइंड है वो भी एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही चल रहा होता है। हम गैप्स को फाइंड कर लेते हैं, इसलिए हमारा फ्लो नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जब हम सोते हैं तो एक गैप आ जाता है ना हमारे कॉन्शियसनेस में। उस वक्त हम कॉन्शियस तो नहीं ना होते, हम जब सो जाते हैं तो हम उस वक्त कॉन्शियस नहीं है, वो एक गैप होता है। रात को 8 बजे सोए, सुबह 7 बजे तक एक गैप आ गया। वो कहता है कि जब हम उठते हैं ना, तो फिर हमारा माइंड क्या काम करता है, माइंड हमारा उस गैप को फिल कर देता है, और जहां से हमने कॉन्शियस चीजें छोड़ी थी वहां से फिर स्टार्ट हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने रात सोते वक्त आपने क्या सोचा था कि मैंने सुबह उठ के क्या करना है, जब आप सुबह उठते तो वहीं से दोबारा कनेक्शन जुड़ जाता है कि यार अच्छा यार मैंने ये करना है, चलो स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक फील ही नहीं हो रहा होता कि यार इतना बड़ा गैप आया है। ठीक है, तो वो कहता है कि हम वो हमारा माइंड उसको समझ लेता है और फील हो जाता है। इन एडिशन द माइंड इज सिलेक्टिव। माइंड सिलेक्टिव होता है, ये मतलब कि चीजों को सिलेक्ट करके परफॉर्म करवा रहा होता है। बिकॉज वी पे अटेंशन टू ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर एक्सपीरियंस। वो कहता है क्योंकि हम बहुत छोटा पार्ट देख रहे होते हैं दुनिया का, या देख सकते हैं, इसलिए फिर हमारा माइंड क्या करता है, उसको सेलेक्ट कर लेता है। हमें चीजों को वो पहले क्या करता है, कंबाइन करता है, सेपरेट अदर्स, सेलेक्ट और रिजेक्ट स्टिल अदर्स, या उनको सिलेक्ट करता है, कंबाइन करता है। जो चीजें हमारे काम की होती है उन पर फोकस करता था, बाकी बाकी सबको अलहदा कर देता है, इग्नोर कर देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन इज रेलेवेंस। वो कहता है इसका क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, रेलेवेंस होता है। कोई चीज रेलेवेंट होगी तो उसको वो देख लेगा, जो रेलेवेंट नहीं होगी उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है। ओवरऑल जेम्स एम्फसाइज द फंक्शन और पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस। He believed that conscious must have some biological utility or it would not have survived over time. The function of conscious, वो कहता है कि इसकी ना कोई बायोलॉजिकल यूटिलिटी होनी चाहिए कॉन्शियसनेस की। ये आपको फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपको फायदामंद या हमारे लिए हमारी जरूरत के लिए काम कर रहा होता है। अगर ना करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इज टू इनेबल अस टू अडेप्ट टू आवर एनवायरनमेंट। इसका फंक्शन होता है कि हमें अडेप्ट करवाए एनवायरनमेंट में। ठीक है। उसके बाद है जी, परसुइंग दिस आइडिया जेम्स डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉन्शियस चॉइस एंड हैबिट। इसने कॉन्शियस चॉइस और हैबिट की बात की थी। ही बिलीव हैबिट्स टू बी, एक मिनट रुकिएगा। परसुइंग दिस आइडिया, इस आइडिया को फॉलो करते हुए उसने क्या किया, इसने दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस किया, एक हैबिट और एक कॉन्शियस चॉइस। ठीक है। He believed that habits to be involuntary and non-conscious। वो कहता है हैबिट जो होती है एक हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री हमारे बिहेवियर होते हैं। जब हमारी कोई चीज आदत बन जाती है तो वो हम फिर कॉन्शियसली नहीं करते, वो इतनी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुकी होती है, हमारे अनकॉन्शियस में इतना स्ट्रांगली वो बैठ चुकी होती है कि वो जब उस तरह की जरूरत पड़ती है तो हम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। यानी कि अगर हमारी आंख में कुछ जाए तो हम फौरन से आगे हाथ कर लेते हैं, या हमें कोई मारने लगे तो फौरन से आगे हाथ कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी आदत जो आप काम करते हैं बार बार। ठीक है। वो खाने के टाइम भी हो सकते हैं, किसी कहीं आने जाने के वक्त कोई आपके मखसूस काम हो सकते हैं जो आप करते हैं हैबिट के तौर पर। ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो हमारे इनवॉलेंट्री हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हम अनकॉन्शियसली वो कर रहे होते हैं। व्हेन वी इनकाउंटर अ न्यू प्रॉब्लम एंड नीड टू चूज अ न्यू वे ऑफ कोपिंग। यहां पर समझिएगा, वो कहता है जब हमें कोई नई प्रॉब्लम आती है ना, तो अब हमें वहां पर कोपिंग स्ट्रेटजी चाहिए, या कोई ऐसा बिहेवियर चाहिए जो कि हम उसको कोप कर सकें। तो फिर क्या करता है, कॉन्शियसनेस कम्स इनटू प्ले। फिर कॉन्शियसनेस आगे आता है। ठीक है। फिर कॉन्शियसनेस ही आपको उसमें से निकाल रहा होता है। अगर हैबिट होगी वो तो अनकॉन्शियस है, वो तो हमारी पहले से चीज बनी हुई है ना, उसमें तो हम नहीं चीजों को मतलब कर सकेंगे। लेकिन वो कहता है कॉन्शियसनेस फिर आपको उसका सोल्यूशन निकाल के देता है। ठीक है।
फिर सोल्यूशन निकाल के देता है, फिर आपको इस काबिल बनाता है कि आप उसको कॉप कर सको और आगे बढ़ सको। दिस एम्फेसिस ऑन पर्पसफुलनेस रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये आपको एवोल्यूशनरी थ्योरी की तरफ इशारा करता होगा। आप समझ सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला आइडिया, पर्पसफुलनेस वाला। ठीक है, पर्पसफुलनेस क्या होती है? हम पर्पसफुलनेस कब बनते हैं? जब हमें जरूरत होती है, नीड होती है सर्वाइव करने की या आगे बढ़ने की। ठीक है, तो यहां तक था। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर जो हैबिट होती है ये भी सर कॉन्शियस नहीं होती, अनकॉन्शियस तो हैबिट नहीं है, हम तो नहीं ऑब्वियसली करते हैं। नहीं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते वो, हमारी वो कहते हैं कि चॉइस नहीं होती ना। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई हैबिट है तो हम उसको, हमारी वो इतनी बिहेवियर का हिस्सा बन चुकी होती है कि हमें उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। हमें पता होता है जब कोई चीज हमारी हैबिट बन जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली हम सारी चीज कर रहे होते हैं, हमारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है कि आपको हर दफा सोचना नहीं पड़ेगा वो काम करने के लिए। वो आपने इतनी दफा कर लिया होता है, इतनी दफा आपने कर लिया होता है कि आपको बार बार उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती। इस वे में आप समझ लो, इस तरह से समझ लो, इस वे में कहना चाह रहा है वो। मिसाल के तौर पर अगर मैं लड़कों की बात करूं तो साइकिल चलाना हमने पहली दफा सीखा था उसको कॉन्शियसली। ठीक है, पहली दफा सीखा, हम 2-4 बार गिरे, उसके बाद आज तक हम उसको कॉन्शियसली दोबारा सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी हमारी आदत पक्की हो चुकी है कि हम जैसे ही बैठते हैं चलाना शुरू कर देते हैं, हमें कोई इशू ही नहीं होता। बाज दफा हाथ छोड़ के भी चला रहे होते हैं, बाज दफा दूसरी तरफ मुंह करके भी चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों के भी कोई काम होंगे जो आप अब करते हो, इतनी हैबिट पक्की हो चुकी है कि आप जब करते हो तो आपको उसको कॉन्शियसली दोबारा से प्लान नहीं करना पड़ता, समझना नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता। ठीक है, इस वे में समझ लो इसको। होते सर आदि समझ। मोबाइल टाइपिंग जी बिल्कुल इसी तरह लगा लें। पहले ऐसा होता था कि जब मोबाइल नए नए आए थे ना, तो हमने मैसेज देख के, एक मैसेज हमने 2-3 मिनट में करना होता था। अब तो हम दूसरी तरफ मूव भी कर लें तो भी हम सही मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। इतनी हमारी हैबिट पक्की हो चुकी होती है, हमारे मतलब के कीपैड पे इतना हमारा वो स्किल्स इंप्रूव हो चुकी होती हैं। और हमारी उंगली को भी पता चल चुका होता था कौन सा स्पेलिंग कहाँ से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है। तो अब ये जो आप टाइपिंग कर रहे होते हैं इसमें आपको बार बार क्या देखना पड़ता है वर्ड को कि कौन सा कहां पर है। इतनी आपकी वो हैबिट बन चुकी है, स्किल बन चुकी है कि आप मिनट में पता नहीं कितने कर चुके होते हैं मैसेज। ओके, थैंक यू वसीम, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ें। मेथड ऑफ साइकोलॉजी, इसको मैं जनरल साहब को बता देता हूँ, वही सेम सी पहले वाली चीज है। स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ गया था। स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने क्या दिया था? इंट्रोस्पेक्शन का मेथड दिया था। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड दिया तो इसने उनको बोला कि यार आपका इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ठीक है, काम का है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये अब भी यूज हो रहा है। और ये इंट्रोस्पेक्शन ये नहीं कि बिल्कुल बेकार मेथड है, ये तनकीद इस पर हुई थी कि यार ये कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है, ये इसमें बहुत दफा हो सकता है कि आप मतलब के बाज दफा किसी गलत तरफ निकल जाओ। ठीक है, लेकिन इसने इसको गलत भी नहीं बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल बेकार मेथड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई जगह पे इसने बोला कि यार ठीक है मेथड, ये सही है, काम आता है, आपको बहुत जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी मेंटल लाइफ को समझना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आपको किसी से पूछना पड़ता है कि यार आप, जैसे हम क्लाइंट से पूछते हैं कि अपनी हिस्ट्री दें, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो बताएं, तो वो हमें जरूरत तो पड़ती है। लेकिन कहता है कि ये, जैसे हमने मैं ऊपर भी बात की है कि यार ये कोई बहुत अच्छा वे साबित नहीं होगा आपका आगे जाके। ठीक है, तो फिर उसने एक और भी चीज बोली थी कि ये लोग है ना जो फंक्शनलिज्म वाले हैं, ये किसी एक मेथड पर नहीं टिके थे, रुके थे। जैसे इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को एक ही मेथड पर महदूद कर दिया ना, एक मेथड के लिए, सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन में ही आप स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी कर सकते हो और कोई मेथड ही नहीं है। ये भी एक इशू था इनका, अदरवाइज शायद ये सर्वाइव कर जाते। जबकि इसने डिफरेंट मेथड दिए थे। इसने बोला था कोई और मेथड भी जो इन रूल्स पर, रेगुलेशंस पर पूरा उतरता होगा फंक्शनलिज्म की, वो आप अप्लाई करें और इसको यूज कर लें, नो इशू। ठीक है, तो इसलिए भी इसको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरलिज्म से बेहतर समझा जाता है। The method James cited in the principal point to a major difference between structural and functional psychologist. इनमें डिफरेंस बताता है। The functionalist movement would not be restricted to a single method. ठीक है, फंक्शनलिज्म वाले सिंगल मेथड पे नहीं रिस्ट्रिक्ट हुए थे, सच एज माउंट टिचनर, जैसे उन्होंने एक ही मेथड बनाया था इंट्रोस्पेक्शन। फंक्शनलिज्म वुड एक्सेप्ट एंड अप्लाई अदर मेथड्स एज वेल।
This eclectic approach broadened considerably the scope of American psychology. क्योंकि इसने और भी मेथड इसने बोल दिया था अप्लाई कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो, काम सकते हो। इसने अमेरिकन साइकोलॉजी को बहुत एक बूम दिया, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ साइकोलॉजी में, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म है, बहुत ही आपको बहुत दफा सुनने को मिलता है, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। द डॉक्ट्राइन दैट द वैलिडिटी ऑफ आइडियाज। जी सर, ये कंपैरेटिव साइकोलॉजी और कंपैरेटिव मेथड आ रहा है सर, ये क्या है? कहाँ है? इधर है सर, अच्छा कंपैरेटिव मेथड हाँ एंड हाँ, रिकमेंडेड। इसके अंदर था कंपैरेटिव। हाँ, कंपैरेटिव मेथड को मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कहाँ पर है जी। James was aware of the difficulties of introspection. He accepted it as a less than perfect form. Although James did not make widespread use of सर नीचे experimental वाले पैरे method. में है। अच्छा, to supplement introspective and experimental method, James recommended the comparative method. इसने बोला, हाँ, इसने comparative method यानी कि by inquiring into the psychological function of different populations such as animals and infants. इसने कंपैरेटिव मेथड का कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या होता है? कंपैरेटिव साइकोलॉजी होती है एनिमल्स को स्टडी करना। तो इसने ये वाला मेथड भी दिया था कि अगर आप बेहतर स्टडीज करना चाहते हैं या बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं या कुछ और नया डिस्कवर करना चाहते हैं तो आपको ये वाली चीज यूज करनी चाहिए। आपको एनिमल्स को भी स्टडी करना चाहिए, आपको इन्फेंट्स को भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है, आपको प्री लिटरेट पीपल को भी स्टडी करना चाहिए, आपको इमोशनली डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स को भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अगर इनको स्टडी करेंगे तो आप और आपको नई डिस्कवरीज होंगी आपके पास, आप नई चीजों को खोज पाएंगे, ठीक है। ये इंट्रोस्पेक्शन वाले नहीं कर सकते थे। इंट्रोस्पेक्शन वाले ना एनिमल सकते थे, ना इन्फेंट्स को कर सकते थे, ना कम पढ़े लिखे लोगों को कर सकते थे, ठीक है। तो इसने फिर ये वाला मेथड दिया कि यार आप ये वाला मेथड यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर नतीजे आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म क्या होता था? डॉक्ट्राइन दैट द वैलिडिटी ऑफ आइडियाज इज मेजर्ड बाय देयर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कहता है प्रैग्मेटिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास अगर आइडिया है ना, कोई आइडिया आपको आया है, आप कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया यार, ये कमाल का आइडिया, ये आइडिया मैं दूंगा तो मैं छा जाऊंगा। वो कहता है ये आइडिया करी जा रहे हो, छलांगे लगाई जा रहे हो कि आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपका आइडिया कमाल का है। वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करते। अगर ये प्रैक्टिकली हमारे काम का नहीं है तो फिर आइडिया आपका किसी काम का भी नहीं है। The doctrine that the validity of ideas is measured by their practical consequences, कि वो प्रैक्टिकली अगर उसको करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, इसको मेजर करने, इसको वैलिडिटी जानना वो प्रैग्मेटिज्म कहलाता है, ठीक है। किसी भी आइडिया की प्रैक्टिकलिटी को देखना वो प्रैग्मेटिज्म होगा। James emphasized the value for psychology of pragmatism, that the basic tenet of which is that the validity of an idea or concept must be tested by its practical consequences, जो हमने ऊपर बात कर ली है। The popular expression of pragmatic viewpoint is anything is true if it works. इससे आपको शायद बेहतर समझ आ जाए। वो कहते हैं anything is true if it works, अगर वो काम करती है फिर ही वो सच्ची है, अगर वो काम की नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। आप वो समझ ले कि वो चीज सही नहीं है अगर वो काम की नहीं है, ठीक है। Pragmatism had been advanced in 1870s by Charles Sanders Peirce. ये आइडिया बेसिकली इसका था, ये याद रखना आपने, चार्ल्स सैंडर पियर्स, ठीक है, जो पहले तो इसको इतनी लेकिन अच्छा ये जेम्स का क्या था, ये मैथमेटिशियन था एंड फिलोसोफर था और जेम्स का फ्रेंड भी था, ठीक है। पहले तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी इसके इस आइडिया को, प्रैग्मेटिज्म को, लेकिन जब इसने विलियम जेम्स ने बुक लिखी ना 1907 के अंदर प्रैग्मेटिज्म, उसके बाद फिर इसको ज्यादा मतलब कि देखा जाने लगा, समझा जाने लगा, इंपॉर्टेंस मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद इफ इट वाज अ पियर्स हु फर्स्ट रोट अबाउट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ फेचनर एंड वुंट। फेचनर और वुंट के मुतालिक इसने लिखा था इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड फॉर अमेरिकन स्कॉलर्स इन 1869। पियर्स ने इन दोनों के बारे में लिखा था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म से कोई सवाल है तो पूछें, आगे बढ़े नहीं तो ओके। इसका कॉन्सेप्ट कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आपने प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात समझ में रखनी है, या ये वाली बात एनीथिंग इज ट्रू इफ इट वर्क्स, अगर वो कोई काम की चीज है, आपका आइडिया जितना भी अच्छा है
उसकी इंपॉर्टेंस उसी वक्त होगी जब वो प्रैक्टिकली आपके लिए ठीक होगा या फायदेमंद होगा या आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ इमोशंस। थ्योरी ऑफ इमोशन एक आपने जेम्स लांगे, कुछ लोग उसको लांजे पढ़ते हैं, कुछ लेंज पढ़ते हैं, मैं तो लांगे पढ़ता हूँ, जेम्स लांगे थ्योरी। ठीक है, इमोशंस वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसने इमोशंस की थ्योरी भी दी थी। एक थ्योरी आई थी, चलो इसको पब्लिश्ड इन एन आर्टिकल 1884 के अंदर इसने थ्योरी दी थी, एक आर्टिकल के अंदर, याद रखना है। कंट्राडिक्टेड करंट थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इमोशनल स्टेट। उस वक्त एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी में क्या था, उस थ्योरी में ये बोला गया था, assume that the subjective mental experience of an emotion preceded the bodily expression or action. The traditional example, we see a wild animal, we feel fear and we run away. पहले जो थ्योरी आई थी ना, वो कहते हैं कि जब हमें किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है ना, तो पहले हम फियर फील करते हैं, उसके बाद हम बॉडीली कोई एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम बॉडीली एक्ट बाद में करते हैं, पहले हम फील करते हैं। ये पहली थ्योरी आई थी, लेकिन इसने आके इसको उलट दिया। अच्छा, illustrate that the idea that the emotion यानी कि fear comes before the body's reaction run away after। ठीक है, यानी भागेगा वो बाद में, पहले वो फील करेगा कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूं। ये थ्योरी थी पहले, लेकिन इसने आके उलट दिया। इसने बोला कि पहले हमें फिजिकल रिएक्शंस मिलेंगे, हमें जो फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, उसके बाद हम फील करेंगे कि यार ये तो काम सही नहीं है, फिर डर फील होता है। मिसाल के तौर पर James reversed the order. He stated that the arousal of the physical response precede the appearance of the emotion। कहता है कि पहले फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उसके बाद हम फील करेंगे इमोशन को। ठीक है, इमोशन सच एज फियर, रेज, ग्रीफ एंड लव। फॉर एग्जांपल वी सी द वाइल्ड एनिमल, आपने वाइल्ड यानी कि शेर को देख लिया फर्ज करें, वी रन एंड देन वी एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ फियर। वो कहता है पहले हम रन करेंगे, उसके बाद फील करेंगे फियर। आवर फीलिंग ऑफ द बॉडीली चेंजेस एज दे अकर इन द इमोशन। हमारी, वो कहता है, हम जब हमारी बॉडीली चेंजेस होते हैं ना, उसके बाद हम फील करते हैं इमोशन को। इसका ये कहना था। जबकि ऊपर वाली थ्योरी थी, वो कहती थी पहले हम फील करेंगे, उसके बाद हम भागेंगे। ठीक है, इस आइडिया ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, उसके बाद इस पर रिसर्चेस भी हुई थी, फिर रिसर्चेस भी होना शुरू हो गई थी। ठीक है, टू सपोर्ट दिस आइडिया, इसने फिर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए क्या बोला, जेम्स नोटेड दैट द इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन दैट इफ बॉडीली चेंजेस सच एज रैपिड हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट आपका तेज होगा, शैलो ब्रीदिंग एंड मसल टेंशन डिड नॉट अकर, अगर वो कहता है ये सारी चीजें ना हो, यानी कि आपका हार्ट रेट ना बढ़े, ब्रीदिंग ना हो तेज, उसके बाद मसल टेंशन ना हो, तो फिर देन देयर वुड नो इमोशन, फिर इमोशन भी नहीं होगा कहता। अब यहाँ पर ये वाली दलील बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद फील करो कि आप जब हार्ट रेट तेज होती है, या आपके मसल में टेंशन होती है, या आपको कोई चोट ही लगती है, चलो फिर चोट पे आ जाते हैं, आपको चोट लगी, ठीक है, फिजिकल आपने फील किया, उसके बाद ही इमोशन जागता है ना, चोट वाला, तकलीफ वाला, फियर वाला, उसके बाद ही जागता ना। ये इस तरह इसने कहा था कि पहले आप, हमारा जो फिजिकल अराउजल होगा, उसके बाद हम इमोशन को फील करेंगे। उसके बाद इसी तरह की मिलती जुलती एक थ्योरी उसने भी दी थी, कार्ल लांगे ने, पब्लिश्ड इन 1885। तो जब उसने मिलती जुलती थ्योरी दी, तो फिर इन दोनों थ्योरी को कंबाइन करके एक थ्योरी बना दी गई, जिसको जेम्स लांगे थ्योरी बोला जाता है। प्रपोज दैट बॉडीली चेंजेस कम फर्स्ट, बॉडीली चेंज पहले आएंगे, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द इमोशनल एक्सपीरियंस, यही बेस बनेगी फिर इमोशनल एक्सपीरियंस की। पहले बॉडीली चेंज होगा, उसके बाद हम इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स लांगे थ्योरी, या अकॉर्डिंग टू जेम्स। जी, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। 1884 में दी थी इसने, और एक थ्योरी आई थी 1885 के अंदर, जेम्स कार्ल लांगे की। जी, सुन भी रहे हैं या नहीं? यस सर, सुन रहे। ओके, उसके बाद है हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ सेल्फ, इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ भी बोला जाता है। बहुत सिंपल सी है, 3 तरह की, वो कहता है 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारी सेल्फ के। एक होता है मटेरियल सेल्फ। मटेरियल सेल्फ क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग वी कॉल यूनिकली आवर ओन, सच एज आवर बॉडी, फैमिली, होम, स्टाइल। वो चीजें जो मटेरियलिस्टिक होती हैं हमारी, वो हमारी मटेरियल सेल्फ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी सोशल सेल्फ होती है। सोशल सेल्फ क्या होता है, रेफर टू द रिकॉग्निशन वी गेट फ्रॉम अदर्स, दूसरों में हमारा क्या इमेज है, दूसरे हमारे किस तरह से देखते हैं, या सोसाइटी के हमारा क्या इमेज है, ये हमारी सोशल सेल्फ होती है। स्पिरिचुअल सेल्फ क्या होती है,
is who we are at our core, हम बेसिकली क्या है अंदरूनी तौर पर, इंक्लूडिंग आवर पर्सनैलिटी, वैल्यूज एंड कॉन्शियंस, ये बेसिकली हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ कहलाती है। आवर स्पिरिचुअल सेल्फ टिपिकली रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, हमारी जो वो कहता है कि स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ये हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ होती है। यानी कि हम खुद को मेंटली तौर पर क्या तसव्वुर करते हैं, मेंटली तौर पर क्या समझते हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारी वैल्यूज की हमारी नजर में क्या कदर है, किस तरह से हम देखते हैं चीजों को, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे देखते हैं, या हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या, ये हमारी स्पिरिचुअल सेल्फ होगी। अच्छा, इसने जो है विलियम जेम्स था ना, इसने जो ड्रेसिंग थी ना, इसको बहुत अहम करार दिया था कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप एक अच्छा इंप्रेशन दे सोसाइटी के अंदर या कहीं पर भी आप जाएं, तो आप ड्रेस को बहुत ये सीधी थी, हम जेम्स को पढ़ रहे हैं, ये विलियम जेम्स का ही है सारा काम, ठीक। तो लिखा हुआ है कि इसने ड्रेसिंग पर बहुत जोर दिया था, कहता है कि अगर आप अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं तो आपको उसी टाइप का ड्रेसिंग करनी चाहिए। यहाँ पर अजीब सी इसकी ड्रेसिंग दी गई है कि कैसी कैसी ये ड्रेसिंग करता था, जो नॉर्मल उस वक्त के हालात थे, एनवायरनमेंट था, उससे हट के इसकी ड्रेसिंग होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ऑब्वियसली ही वांटेड टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, के वो क्राउड में नुमाया होना चाहता था, इसलिए होती थी। तो ये कहता है कि ड्रेसिंग इट डिपेंड्स अपॉन योर ड्रेसिंग, के हाउ पीपल लुक एट यू, कि कैसे वो आपको देखते हैं, क्या आपका इमेज उनके माइंड में बनता है, ठीक है। उसके बाद हैबिट्स की बात की थी इसने, हैबिट्स पर भी इसने बहुत बोला था। द चैप्टर इन द प्रिंसिपल डीलिंग विद द हैबिट रिफॉर्म्स जेम्स इंटरेस्ट इन फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ही डिस्क्राइब्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स एज बंडल ऑफ हैबिट्स। इसने बोला था कि हम जो तमाम लिविंग क्रिएचर्स है ना, मखलूकात जिंदा, वो बंडल ऑफ हैबिट्स हैं, हमारा जो मजमुआ हैबिट्स पर ही डिपेंड कर रहा होता है। रिपीटेटिव और हैबिचुअल एक्शंस इन्वॉल्व द नर्वस सिस्टम एंड सर्व टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ न्यूरल मैटर। As a result, habits become easier to perform on subsequent repetitions and require less conscious attention. वो कहता है कि जब हम कोई चीज रिपीटेडली बार बार कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाता है या हमारे माइंड का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं हमारा वो आप न्यूरल प्लास्टिसिटी आपने सुना होगा कि एक जब चीज हम बार बार कर रहे होते हैं ना, आपने न्यूरो के अंदर पढ़ा होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाती है कि एक जिस चीज को हम जब बार बार करते हैं ना, तो उसका एक मखसूस हमारे ब्रेन के अंदर एक मखसूस उसकी जगह बन जाती है उसके लिए, ठीक है। यानी कि वो परमानेंटली हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। जब मेमोरी को पढ़ रहे होंगे तो आप ये शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ें, अगर हम उसको बार बार नहीं करेंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। तो वो कहता है कि इसलिए क्या होता है, एज अ रिजल्ट हैबिट्स बिकम इजियर टू परफॉर्म, आसान हो जाती है इनको परफॉर्म करना, क्योंकि हमें इसको बार बार कॉन्शियस अटेंशन नहीं देनी पड़ती, जो आपने सादिया पूछा था, आई थिंक क्वेश्चन था आपका। आगे थोड़े से इसके डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद हमारा फ्री विल की इसने बात, क्या होता है कि आप खुद से ही चीजों को डिटरमिन कर सकें, खुद से फैसला ले सकें, खुद से चीजों को समझ सके अपने अकॉर्डिंग। जेम्स बिलीव्स इन फ्री विल, इन अदर वर्ड्स ही इज अ सपोर्टर ऑफ इनडिटरमिनिज्म, meaning that there is some degree of possibility not dictated by the rest of reality। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस है, यहाँ पर समझ ना आए तो इसको छोड़ दें, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। इनडिटर्मिनिज्म क्या होता है? बेसिकली इनडिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि चीजें पहले से तय नहीं होती, पहले से तय नहीं होती, आप बाद में भी उनको तय कर सकते हो। और फ्री विल भी यही होता है कि आप चीजों को अपनी मर्जी से, फ्री विल का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से कुछ चीजों को बना सको, समझ सको, सोच सको या परफॉर्म कर सको, उसको फ्री विल कहते हैं, ठीक है। From a practical standpoint, indeterminism helps to render life worth living by understanding the agency we have in our actions and choices। वो कहता है कि ये हमें हेल्प करती है कि हम चीजों को कैसे समझें, अपनी लाइफ के अंदर जो हम एक्शंस और चॉइसेस कर रहे होते हैं उनको किस तरह से समझते हैं हम। इनडिटर्मिनिज्म आल्सो अलाउज अस टू होल्ड अदर्स रिस्पांसिबल फॉर देयर एक्शंस एंड टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। वो कहता है इनडिटर्मिनिज्म ही हमें ये अलाउ करता है कि हम दूसरों को उनके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल समझें। अब शायद इस सेंटेंस से आपको ये सारा समझ आ जाएगा। वो कहता है अगर फ्री विल ना हो
अगर फ्री विल ना हो, हम ये समझे कि हर चीज पहले से तय है, तो अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो हम उसको अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे तो फिर कैसे सोसाइटी में काम होगा, कैसे सोसाइटी में बैलेंस होगा। कहता है कि फ्री विल ही हमें, यानी कि इनडिटर्मिनिज्म ही हमें ये अलाउ करता है कि हम दूसरों के काम का उनको रिस्पॉन्सिबल समझ सकें, कि उन्होंने कोई काम किया है तो हम कहें कि ये इस काम का रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो हम उसको उसका जिम्मेदार ठहरा सके, जिम्मेदार ठहराने के बाद उसको उसकी सजा दिलवा सके, ये फ्री विल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। The meaning of life, lastly, William James believes that the meaning of life can be reduced to one word, happiness. यहाँ पर मीनिंग ऑफ लाइफ की भी बात कर रहा है थोड़ा सा, कि मीनिंग ऑफ लाइफ वो कहता है एक वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द मोटिवेटिंग फैक्टर दैट कॉजेज अस टू एक्ट एंड सर्वाइव। यही हमें सर्वाइव करवा रही होती है, एक्ट करवा रही होती है। क्योंकि हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप पढ़ के अच्छा स्टेटस आपको मिल जाए, या आप समझदार बने, या आप आपके पास कोई अच्छी जॉब हो, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस के नतीजे में, जॉब के नतीजे में, या आपको समझदार बनने के नतीजे में जब आप वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको आउटकम के तौर पर क्या मिल रहा होगा? जाहिर सी बात है हैप्पीनेस मिल रही होगी। तो अगर ये देखा जाए तो मैं तो अग्री करूंगा इसके साथ कि लाइफ एक हैप्पीनेस का ही नाम है। अगर हैप्पीनेस है तो ही हम सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ को हम एंजॉय कर पाते हैं। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो एंजॉय नहीं कर पाते। इसको एक पर और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि हम जितने भी अपनी जिंदगी के अंदर सरवाइव करते हैं ना, वो हैप्पीनेस की तलाश में ही कर रहे होते हैं। ठीक है। और यही कहता हमें सरवाइव करवा रही होती है और एक्ट करवा रही होती है। या आप कह सकते हो एवोल्यूशन में भी हैप्पीनेस को देखा कि यही है हमारा जो सोल पर्पस ऑफ लिविंग है, हैप्पीनेस तलाश करना अपनी जिंदगियों के अंदर। यही हमारी जिंदगी का मकसद होता है कि हम खुशी तलाश कर सकें, जो हमने ऊपर भी बात कर ली है। ले जी, यहां तक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये इधर जेम्स भी लिखा है और साथ पोमरलस भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों ने ये आइडिया दिया था या अकेला जेम्स ने दिया था? कौन सा? सर फ्री विल में भी है और ऊपर भी डाल था दरीन, तो उसने दिया है या सिर्फ ये आइडिया सिर्फ जेम्स का है? ये ना, ये देखे ना, जो जेम्स है इसने तो 1896 में बोला है ना। ये बाज दफा ऐसा होता है कि या तो इसने सेम चीज पे, यही कॉन्सेप्ट की मतलब सेम चीज पे काम किया है, ठीक है, 2014 के अंदर, या फिर इसने या कहीं पर कोट किया है। ठीक है। या इस चीज को इसने कोट किया होगा ना, ये वाली जो इसने जेम्स ने ये वाली चीज दी है, इसने कोट कर दिया होगा, इसलिए इसका भी हवाला है कि इसने भी कोट किया यहाँ पर। ठीक है। जी कोई और क्वेश्चन? जी कोई और क्वेश्चन है? हमने फ्री विल पढ़ लिया, हैबिट पढ़ लिया, उसके बाद सेल्फ की थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ इमोशन हो गई, प्रैग्मेटिज्म हो गया, मेथड ऑफ साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर हो गया। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज हम एंड करें फिर। सर सही है, पर सर नोट्स सेंड करा दीजिए। मोबाइल पे मुझसे पढ़ा नहीं जाता और मैं प्रिंट निकलवा के पढ़ती हूँ, और पिछले दफा आपको सर नोट्स ही नहीं मैं सेंड किए। मैं आपको ये पिछले वाले भी और ये वाले भी दोनों सेंड कर देता हूँ अभी। ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मुलाकात होगी।